हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लासेस में हमने मद्रास चोलमंडलम को पढ़ा था और उसके कलाकारों को पढ़ा था। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम मद्रास चोलमंडलम के एक अन्य कलाकार को पढ़ेंगे। नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के कलाकार PT रेड्डी साहब से संबंधित हैं, तो मद्रास चोलमंडलम से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? मद्रास चोलमंडलम से संबंधित हैं। ये क्या था? मद्रास चोलमंडलम कलाकारों का एक गांव है जो कहाँ पर बसाया गया? चेन्नई से 9 किलोमीटर दूर बसाया गया था। ठीक है, और किसने बसाया था? तो इस गांव को बसाया था KCS पन्नीकर साहब। पूरे नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम है पाक तिरुमल रेड्डी। क्या है? पाक तिरुमल रेड्डी, या फिर कह सकते हैं पकाला तिरुमल रेड्डी। इन्हें कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, क्या पाक तिरुमल रेड्डी कह सकते हैं या फिर पकाला तिरुमल रेड्डी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इनकी जन्म की। तो इनका जन्म हुआ है 4 जनवरी 1915 को। और कहाँ पर हुआ है? तो अन्नाराम गांव, करीमनगर जिले में। कहाँ पर है? तेलंगाना में। ठीक है, कहाँ पर हुआ है? तो अन्नाराम गांव, करीमनगर जिला, और कहाँ पर? तेलंगाना में हुआ है इनका जन्म। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इनकी शिक्षा की। शिक्षा इनकी 1940 में JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स बॉम्बे से इन्होंने चित्रकला में डिप्लोमा प्राप्त किया। ठीक है, कहाँ से डिप्लोमा प्राप्त किया? तो JJ स्कूल ऑफ आर्ट बॉम्बे से। और किस में डिप्लोमा प्राप्त किया? तो चित्रकला में डिप्लोमा प्राप्त किया। कब प्राप्त किया? तो 1940 में प्राप्त किया। अब देख लेते हैं इनकी पत्नी के बारे में। तो इनकी पत्नी है यशोदा रेड्डी। कौन है? यशोदा रेड्डी। यशोदा रेड्डी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 1946 में लाहौर के फिल्म स्टूडियो, कहाँ पर? 1946 में लाहौर के फिल्म स्टूडियो व्यवसाय में कला निर्देशन करने लगे और 1947 में विभाजन के पश्चात हैदराबाद चले गए। ठीक है, तो कहाँ इन्होंने सबसे पहले 1946 में लाहौर के एक फिल्म स्टूडियो में क्या किया? इन्होंने कला निर्देशन का कार्य करने लगे। और फिर उसके बाद 1947 में क्या होता है? विभाजन के पश्चात ये कहाँ चले जाते हैं? हैदराबाद चले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, रेड्डी की आरंभ में कोई शैली नहीं थी। इनकी कोई शैली नहीं थी। ठीक है, उन्होंने प्राचीन तथा मध्यकालीन भारतीय कला जैसे अजंता हो गई, मुगल हो गई, राजपूत और बाजार पेंटिंग की खूब नकल की। यानी इनकी अपनी कोई शैली नहीं थी, मगर इन्होंने किसका अनुकरण किया? प्राचीन कला का अनुकरण किया, मध्यकालीन भारतीय कला का अनुकरण किया, और किसका? अजंता के चित्रों का, मुगल शैली की, राजपूत शैली और बाजार पेंटिंग की इन्होंने खूब नकल की है। ठीक है, हमें पिकासो का इन पर बहुत प्रभाव पड़ा। बाद की कला में किसका प्रभाव पड़ता है इन पर? पिकासो का। वे यूरोपीय कलाकार वॉन गॉग को अपना गुरु मानते हैं। वॉन गॉग के ओजपूर्ण तुलका धातुओं और रंगों की बहुत प्रशंसा की। तो हम कह सकते हैं कि PV जानकीराम पर किसका प्रभाव था? तो इन पर पिकासो की कला का प्रभाव था। ठीक है, और फिर बाद में किसका? वॉन गॉग को ये अपना गुरु मानते थे और इनके वॉन गॉग के ओजपूर्ण तुलका धातु और रंगों की बहुत प्रशंसा की। नेक्स्ट है, भारतीय कलाकारों में वे रविन्द्रनाथ टैगोर, शैलोज मुखर्जी तथा अमृता शेरगिल को महत्वपूर्ण मानते थे। और भारतीय कलाकारों में अगर हम बात करें तो ये किसको महत्वपूर्ण मानते थे? रविन्द्रनाथ टैगोर को, शैलोज मुखर्जी को, अमृता शेरगिल को। नेक्स्ट है, PT रेड्डी के चित्रों में धार्मिक तथा लोक कला की आकृतियों का समावेश कुछ इस प्रकार हुआ कि वे तांत्रिक जैसी लगती थी। प्रेरणादायी चंद्रमा, प्रत्यय और सत्य चित्र तंत्र से प्रभावित लगते हैं। PT रेड्डी के चित्रों में किसका? धार्मिक तथा लोक कला की आकृतियों का समावेश, यानी मिला जुला रूप दिखता है और कुछ इस प्रकार की वे तांत्रिक जैसी लगती हैं, यानी तांत्रिक कला जैसी लगती हैं। और प्रेरणादायी चंद्रमा, प्रत्यय और सत्य चित्र तंत्र से प्रभावित लगते हैं इनके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, रेड्डी ने भारतीय पौराणिक कथाओं से तांत्रिक विषयों को चित्रित करना शुरू किया। शिव, ब्रह्मा, विष्णु आदि श्रृंखला बनाई। तो इन्होंने भारतीय जो पौराणिक कथाएं हैं उनमें से किन विषयों को चुना? तांत्रिक विषयों को चुना और उनको चित्रित करना शुरू कर दिया। और इन्होंने किन किन की श्रृंखलाएं बनाई है? तो इन्होंने शिव की श्रृंखला बनाई, ब्रह्मा और विष्णु आदि की श्रृंखला बनाई है। अपने जीवन में इन्होंने
3000 चित्रों का निर्माण किया। कितने? 3000 चित्रों का निर्माण किया है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं इनके पुरस्कारों के बारे में। अगर हम पुरस्कारों की बात करें तो 1978 में भारत सरकार के सांस्कृतिक विभाग ने उन्हें 2 वर्ष की एक छात्रवृत्ति तांत्रिक रूपों पर शोध करने के लिए दी थी। किस लिए दी थी? तांत्रिक रूपों पर रिसर्च करने के लिए इनको दी थी। कब? 1978 में। किसने? भारत सरकार का जो सांस्कृतिक विभाग होता है उसने। ठीक है, कितने? 2 वर्ष की एक छात्रवृत्ति दी थी इनको। किस पर? किसके लिए? तांत्रिक रूपों पर शोध करने के लिए, यानी रिसर्च करने के लिए इनको क्या दी थी? एक स्कॉलरशिप दी थी। कितने वर्ष की थी? वो 2 वर्ष की थी। और किसने दी थी? भारत सरकार के सांस्कृतिक विभाग ने दी थी। कब दी थी? तो 1978 में दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है 1980 में ललित कला अकादमी नई दिल्ली के ये चेयरमैन बनते हैं। तो ये कब चेयरमैन बनते हैं ललित कला अकादमी के? 1980 में बनते हैं। क्या बनते हैं? तो चेयरमैन बनते हैं। और कहाँ पर है ये ललित कला अकादमी? नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 1981 में आंध्र प्रदेश सरकार ने आजीवन राज्य के आस्थावान चित्रकार रहने के लिए इन्हें प्रदेश के राजकीय स्थायी चित्रकार के पद पर नियुक्त किया था। तो कब? 1981 में। किसने? आंध्र प्रदेश सरकार ने इन्हें आजीवन राज्य के आस्थावान चित्रकार रहने के लिए, ठीक है, प्रदेश के राजकीय स्थायी चित्रकार के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, तो ये हो गए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको पीटी रेड्डी साहब अच्छे से समझ आ गए होंगे, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।